IIT नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और अगले 1 घंटे में बाजार की शुरुआत से पहले क्या कुछ आपको जानना है, विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं, भारतीय बाजार के लिए क्या कुछ ट्रिगर्स निकल कर आ रहे हैं, खबरें कौन सी हैं, ब्रोकरेजेस कौन से हैं, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर। एशियाई बाजार की अच्छी शुरुआत होती हुई दिख रही है, लेकिन अमेरिकी बाजार बीती रात कमजोरी के साथ बंद होते हुए दिखे। एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले 17,257 के लेवल्स पर एसडेक्स निफ्टी में हरे निशान के साथ ट्रेड खुलता हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार में एक अच्छी तेजी के बीच कामकाज शुरुआत होता हुआ यहां पर देखने को मिल रहा है। निक्केई आप देखेंगे करीब 150 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। इस बीच अगर बीती रात अमेरिकी बाजार की बात करें, उतार चढ़ाव भरा सेशन देखने को मिला। इस उतार चढ़ाव में हमने देखा टेक्नोलॉजी शेयर्स में दबाव रहा, जिसका इंपैक्ट नैस्डैक पर पड़ता हुआ दिखा, क्योंकि टेक हैवी है ये, और करीब 82 अंकों की कमजोरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। स्तर करीब 14,015 के रहे। डाउ में हमने देखा कोई अभी स्ट्रेंथ नहीं नजर आती हुई देखी, वॉलेटाइल ट्रेड यहां पर, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए 35,090 के आसपास यहां पर ट्रेड बंद होता हुआ देखा। और एसएनपी भी हल्की कमजोरी के साथ ही बंद कर रहा था ट्रेड। इसके अलावा कच्चे तेल की चाल पर भी नजर रखें, फ्लैट वहां पर कामकाज है। क्या कुछ वजह है कच्चे तेल की चाल में फ्लैट कामकाज के पीछे? बुलियन मार्केट का ट्रेंड कैसा है, विदेशी बाजार के संकेत कैसे नजर आ रहे हैं, और ट्रिगर्स कौन से हैं ग्लोबल मार्केट्स के लिए, सब कुछ जान लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका गुड मॉर्निंग। बताएं, मिले जुले संकेत हैं, हालांकि एशियाई बाजार पॉजिटिव शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, बिल्कुल आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया। एशिया में निक्केई से तो आपको मजबूती दिख रही है, क्योंकि निक्केई ने क्लियरली श्रग ऑफ किया जो वॉल स्ट्रीट की वॉलेटिलिटी थी, लेकिन वॉल स्ट्रीट पे वॉलेटिलिटी उठा पटक पूरा सेशन में देखने को मिली। बाजार पहले दबाव के साथ खुलता है, डाउ ऊपर खुला, हालांकि उसके बाद एक लोअर लेवल टच किया, हाई पर भी गया, और उसके बाद वहां से लगभग 350 अंक फिसल कर अब डाउ बंद होता है कल। यानी कल डाउ आपको फ्लैट दिखता है, इसलिए मिले जुले संकेत यूएस से भी कहने चाहिए। लेकिन नैस्डैक, क्योंकि हमने देखा था कि फ्राइडे को वहां सर्ज आया था और वजह थी अर्निंग्स, Amazon, स्नैपचैट, Pinterest, यहाँ कल भी एक बड़ी सर्च देखने को मिली उनके अच्छे नंबर्स के बाद, लेकिन इससे नैस्डैक को यानी इंडेक्स पर कोई खास असर नहीं देखा। हमने देखा कि बाजार ऊपर की तरफ तो गए, लेकिन डेज हाई से लगभग 200 पॉइंट से ज़्यादा का उन्होंने एक दबाव भी देखने को मिला, जिसके चलते हमने देखा कि नैस्डैक इन टोटलिटी लगभग 80 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो बहुत ही मिक्स्ड व्यूज आप जैसे पॉइंट आउट कर भी रही थी कि अपनी जो तेजी थी उसे सस्टेन ही नहीं कर पाया बाजार। तो यूएस मार्केट से आपको बहुत ही मिक्स क्यूज मिलेंगे, एशियन मार्केट से आपको थोड़े मजबूत संकेत यहाँ मिलेंगे, और ऑयल एक बड़ा ट्रिगर रहेगा, क्योंकि एक यूएस और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर डील थी, उस पर प्रोग्रेस होने की बात हो रही है। एक्चुअली सारा कंसर्न इस वक्त मानसी ये हो रहा है कि किस तरह से सप्लाई को बढ़ा जाए ताकि डिमांड मीट हो और प्राइसेस थोड़े कूल ऑफ। हालांकि $94 तक चला गया था ब्रेंट क्रूड, वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हुआ है। तो यूएस और ईरान के बीच में जो ईरान न्यूक्लियर टॉक्स है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी डेवलपमेंट दिखती है, और अगर ये डेवलपमेंट बढ़ती है तो यूएस सैंक्शंस करता है, तो कहीं ना कहीं ईरान अपनी सप्लाईज को बढ़ा पाएगा। तो ये थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल रीजंस है, जिसके चलते हमने देखा कि कल वहां थोड़ा कूल ऑफ इफेक्ट दिखने को मिला, लेकिन अब भी 93 के आसपास आपको ब्रेंट क्रूड दिख रहा है। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड पर नजर रखनी होगी। बॉन्ड यील्ड अब आप वहां बढ़ते हुए अब लगभग 2% के पास पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। प्रिसाइजली 1.93% का भी लेवल है बॉन्ड यील्ड का। और बात करें यूएस डॉलर इंडेक्स की, तो वो 96 के नीचे है, वहां कुछ बेसिस पॉइंट की कूल ऑफ जरूर देखने को मिली, लेकिन एक रिस्क ऑन एनवायरमेंट अब आपको क्लियरली बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी में दिखाई देता है, जहां एक अच्छा उछाल कल के ट्रेड में भी देखने को मिला। अब लगभग बिटकॉइन 44,000 के पास आपको दिखाई देता है। मानसी, बिल्कुल प्रियंका, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने कल के कारोबारी सत्र में क्या किया है। लगातार अच्छा सेशन से हम देख रहे हैं एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। बिकवाली अब भी देखिए जारी है। यहाँ पर कैश मार्केट में एफआईएस ने करीब 1,157 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईएस ने कैश मार्केट में करीब 1,376 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं वायदा बाजार की अगर बात करें, एफआईएस की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,067 करोड़ की बिकवाली और इंडेक्स ऑप्शंस में 1,378 करोड़ खरीदारी के आंकड़े यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो क्लियरली फंड एक्शन के लिहाज से एफआईएस की लगातार बिकवाली जो है वो अब भी जारी है, जिस पर हमें नजर रखनी होगी। लेकिन चलिए विदेशी बाजार के संकेत आपने जान लिए, फंड एक्शन कैसा नजर आ रहा है ये भी हमने जाना। आगे बढ़ते और अब हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। तनीषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिलेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका IIT नाउ स्वदेश पर। कल जिस तरह से बाजार ने दिन भर अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन बेहद कमजोरी के साथ हमने ट्रेड क्लोज होता हुआ दिखा, आज के लिए शुरुआत कैसी होती हुई नजर आएगी और आपके हिसाब से इंडेक्स पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे फिर? गुड मॉर्निंग मानसी जी।
अगर हम लोग इंडेक्स की बात करेंगे, स्पेशली निफ्टी की, तो जब तक निफ्टी 17,500 के ऊपर क्लोज नहीं देता, तब तक हमें लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करनी चाहिए। जो भी कुछ बढ़त देखने को मिलेगी मार्केट में, वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें निफ्टी को बिकवाली करनी चाहिए और 17,500 का एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करना होगा। और नीचे में अगर हम लोग देखेंगे तो 16,700 से लेके 16,500, ये दो टारगेट हमें जल्दी निफ्टी दिखा सकता है। हर एक बाउंस बैक के ऊपर निफ्टी में बिकवाली करना है जब तक 17,500 के ऊपर क्लोज ना दे। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो बैंक निफ्टी 37,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे चला जाता है तो इसमें भी बिकवाली देखने को मिल सकती है। और इसका जो डाउनसाइड है वो 36,800 से लेकर 36,500, ये दो टारगेट जरूर दिखा सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में एक स्टॉप लॉस जरूर लगे, वो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है 38,250। बिल्कुल नितिलेश जी, फिर स्टॉक्स कौन से होंगे जो आज आप सुझाना चाहेंगे? मैम, स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो एसआरएफ एक अच्छा सेलिंग कैंडिडेट मुझे लग रहा है। तो 2440 के नीचे इसमें बिकवाली करनी है। 2490 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना है। 2340 से लेके 2280, ये दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो काउंटर होगा मेरा वो है टाटा पावर का। टाटा पावर अगर हम लोग देखेंगे 260 के आसपास काफी बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो हम लोग 261 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा पावर में बिकवाली कर सकते हैं। टाटा पावर में टारगेट जो बन के आ रहे हैं 235 से लेके 228, ये दो टारगेट होंगे। नितिलेश जी शुक्रिया यहाँ पर बाजार पर अपना नजरिया और अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। तो दो कॉल्स यहाँ पर एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई, यहाँ पर टाटा पावर में बिकवाली की रणनीति 234 का पहला टारगेट, 228 का दूसरा टारगेट मानकर आप चल सकते हैं। वहीं 261 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करना होगा। और इसके अलावा एसआरएफ यहाँ पर भी बिकवाली की ही रणनीति नितिलेश की तरफ से आती हुई दिख रही है। यहाँ पर 2340 का पहला लक्ष्य, उसके बाद 2240 तक ये लुढ़कता हुआ दिख सकता है। 2490 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएं। सेल कॉल्स इनिशिएट करने की राय दोनों ही कॉल्स पर आपको मिलती हुई। लेकिन दो कॉल्स हैं जो कि खरीदारी की हैं। ट्रेडिंग कॉल्स की बात कर रही हूँ मैं। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से मेरे पास दो कॉल्स आई हैं, बायकॉन और साथ ही हिंदुस्तान कॉपर पर। बायकॉन खरीदारी का मौका यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है। 412 के टारगेट्स को मानकर चले, 393, 393 का यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। और इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर में भी बाय कॉल इनिशिएट करके आप चल सकते हैं अगर खरीदारी का मन बना रहे हैं। 147 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर चलें, 138 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, ट्रेडिंग कॉल्स, एक्सपर्ट्स की राय हमने जान ली, लेकिन ढेर सारी खबरों वाले शेयर्स हैं, कई सारे नतीजे हैं जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिखे। सब कुछ आपके लिए जानना जरूरी है। बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं, कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी कंपनियों के नतीजे कैसे रहे? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले वायदे बाजार में टीवीएस मोटर्स रहेगा फोकस में। और यहाँ पे आंकड़ों की बात करें तो जो है सब अनुमान के ऊपर आए हैं। आप सबसे हाईएस्ट एवर जो है रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर में दिखाया गया है। अब देखा जाए तो ओवरऑल जितने भी ऑटो कंपनीज आई थे वहाँ पे कॉस्टिंग प्रेशर ज़रूर देखा गया था, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो एक अच्छी काइंड ऑफ नंबर्स देखने मिली है। 9% का जो है मुनाफा पे ग्रोथ देखने मिला और 11% इवन एबिटा पे जो है ग्रोथ देखा गया है। नाल्को के भी अच्छे नतीजे आए हैं। मुनाफा में ऑलमोस्ट 246% का ग्रोथ देखने मिला है। और अगर देखें तो एबिटा, इसमें भी एक अच्छी सिग्निफिकेंट जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिली है, ऑलमोस्ट 174% पे आया है। अब जो कैश मार्केट्स की बात कर लेते तो कैस्ट्रॉल इंडिया है, यहाँ पे जो है मोरलेस एक स्टेबल सेट ऑफ अर्निंग्स देखने मिली है, अच्छे नतीजे देखने मिले हैं। मुनाफा में लगभग 30% का बढ़ोतरी देखने मिला है और आय में लगभग 39% का अपटिक देखने मिला है। फीनिक्स मिल्स जो है फोकस में रहेगा और ऑफ कोर्स ये जो आपकी ओपनिंग अप थीम है अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मुनाफा में लगभग 45% का ग्रोथ देखने मिला है और आय में ऑलमोस्ट 29% का। जेएम फाइनेंशियल्स के भी अच्छे नतीजे देखने मिले हैं। टॉप लाइन ग्रोथ जो है लगभग 7.5% हुआ है और बॉटम लाइन ग्रोथ पे 20% का ग्रोथ हुआ है। जिंदल स्टेनलेस स्टील्स के भी अच्छे नतीजे आए हैं, जैसे कि आपके चले आ रही है हिंडाल्को के नतीजे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपके जो ब्रॉड नंबर्स हैं वहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। अब थोड़े मिले जुले नतीजे को भी बात कर लेते हैं। और फार्मा स्पेस पे जो लगातार दबाव देखने मिल रहा है, यहाँ पे भी जीएसके फार्मा में भी देख सकते हैं थोड़े से मिले जुले नतीजे आए हैं। मुनाफा लगभग 3% जो है गिरा हुआ है और एबिटा जो है हालांकि थोड़ी सी 10% अप है क्योंकि एडजस्टमेंट्स देखने मिली है स्टॉक में। और आखिर में
सुंदरम फाइनेंस यहाँ पे भी जो है मिले जुले नतीजे आए हैं, मुनाफा लगभग 16% कम आया है। ओके, तो ये सारे के सारे नतीजे हैं जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आए। इसका एक इम्पैक्ट आज ट्रेडिंग सेशन में ज़रूर देखने को मिल सकता है, लेकिन शरद साथ ही खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स आज के लिए फिर कौन सा इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, प्राइमरी मार्केट्स हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अदानी विल्मार का लिस्टिंग होने वाला है। आईपीओ प्राइस 230 रुपये प्रति शेयर है। सब्सक्रिप्शन के नंबर्स देखा जाए तो लगभग 17.4 टाइम्स आए थे, और जो रिटेल पोर्शन है वो ऑलमोस्ट 3.9% सब्सक्राइब हुआ था। और आज आखिरी दिन है आपका वेदांत फैशंस का, और देखा जाए तो दूसरे दिन के जो सब्सक्रिप्शन नंबर्स आए हैं वो थोड़े से वीक आए हैं। ऑलमोस्ट 21% आया है सब्सक्राइब है ओवरऑल, और जो रिटेल का पार्टिसिपेशन वहाँ पे ऑलमोस्ट 31% जो है बढ़ा गया है। खबरों वाले दम पे स्टॉक्स जो फोकस रहेंगे, वहाँ पे हमने सबसे पहले जो है एक अनाउंसमेंट आई है, स्टील मिनिस्टर आरसीपी सिंह ने कहा है कि गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म प्लान करेगी, जो स्टील्स की यूसेज है अलग अलग सेक्टर्स में हो। स्पेशली वहाँ पे एक एक्सपर्ट कमेटी बनी है, जो लंबे लंबे जो ब्रिजेस होते हैं, लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस जिसको कहते हैं, वहाँ पे स्टील का ज़्यादा यूज़ हो, तो उस पर ये सारे स्टॉक्स फोकस रह सकते हैं। आपके एल&टी रह सकता है, इंफ्रा स्टॉक्स रह सकता है, एपीएल अपोलो रह सकता है, जो ये जो स्टील बनाते हैं स्पेशलाइज स्टील, तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में ज़रूर रहेंगे। इसके अलावा एक पीएलआई स्कीम का भी, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का स्कीम अनाउंसमेंट है, उसकी सूची जारी कर दी है। ऑलमोस्ट 71 कंपनीज ने अप्लाई किया है, और इसमें जो लिस्टेड स्पेस में जो बड़े नाम है वो हैं आपके आईटीसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आपके राइस के मेकर्स एलटी फूड्स, केआरपीएल, मैरिको और जाइडस वेलनेस और पराग मिल्क। तो ये सारे स्टॉक जरूर फोकस में रहेंगे। बोरोसिल का भी एक कॉर्पोरेट एक्शन है जहां पे कंपनी अब रीऑर्गेनाइज करने वाली है अपनी बिजनेस, तो यहाँ पे डीमर्जर होने वाली है, एक साइंटिफिक बिजनेस और एक आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन के। और देखा जाए तो 3 नए शेयर्स जो है मिलेंगे इस नई यूनिट को, जो आपके शेयर होल्डर्स, आप 4 शेयर होल्डर्स और जो होल्ड करते हैं बोरोसिल में, उनके लिए। तो ये रेशियो 3:4 होगा, और बाद में ये कंपनी जो है होल्डली ओन्ड सब्सिडरी से मर्ज हो जाएगी। स्ट्राइड्स फार्मा भी फोकस में रहेगा। स्टॉक आप देख सकते हैं लगभग 60% डाउन है 52 वीक हाई से। यहाँ पे जो कंपनी है फंड्स जुटाने का जो है बात करेगी लगभग फरवरी 10 के मीटिंग पे। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स भी आज फोकस में रहेगा, और यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट हुई है जहाँ पे अमानसा होल्डिंग्स के जो उनके एफआई हैं वहाँ पे लगभग 8.68% स्टेक, ऑलमोस्ट 19.84 लाख शेयर्स की जो है बिक्री हुई है, और हमने ये बल्क डील डेटा से पता की है। उनका जो प्रीवियस होल्डिंग था लगभग 9.45% था, तो लगभग 1 या 1.5% बाकी है अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस। और इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आए हैं। सबसे पहले अशोका लीलैंड है, यहाँ पे बोर्ड जो है एनसीडी से जुटाएंगे लगभग 250 करोड़, और ये जो मीटिंग है फरवरी 11 को होगा। और जिंदल स्टेनलेस स्टील में भी अप्रूवल आया है, जहाँ पे एनसीडी से लगभग 3500 करोड़ को उठाने का बात है। बाइकॉन भी रहेगा फोकस में। यहाँ पे आप देखें तो उनको एक एनडीए अप्रूवल मिल चुकी है, आपकी जो पोर्सिलिन डिलेड टैबलेट्स होती है उसके लिए, जो वो यूएसएफडीए का अप्रूवल है। और आखिर में अदानी पावर के बारे में मैं कहूँगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्व कर दी अपनी जो वर्डिक्ट है, और कंपनी की पिटीशन थी कि जो 4500 करोड़ जो टैरिफ ड्यूज है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मिलने वाली है राजस्थान के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो मिले सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और थोड़े बहुत जो है न्यूज़ स्पेसिफिक जो है स्टॉक्स आज रिएक्ट कर सकते हैं। ओके शरद, ढेर सारी खबरें और कई सारे नतीजे आपने बताए, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो काफ़ी कुछ है, आज आईपीओ का एक्शन भी, एक लिस्टिंग भी होने जा रही है, और साथ ही खबरों के दम पर सेक्टर स्पेसिफिक बैठकों का दौर, कितना कुछ होने वाला है। और इस बीच आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हो रही है आज से शुरू होगी, और 10 फरवरी को क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। एक मेजर इंपॉर्टेंट ट्रिगर आज से लेकर 10 तारीख तक के लिए, जिसे हमें याद रखना चाहिए। चलिए ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर्स हैं ये जान लेते हैं। बताने के लिए हर रोज की तरह ख्याति मेरे साथ जुड़ गई हैं। ख्याति, गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी आई हमारे पास? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सीएलएस ने इस पे अंडर परफॉर्म की राय को अपग्रेड करके आउट परफॉर्म की राय दिया है। लक्ष्य का है 711 रुपए का। एक्सपोर्ट की मांग काफी मजबूत है, और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखें तो इस कंपनी ने अपनी लीडरशिप बना के रखी है। फिर देखते हैं सीएलएस ने हिंडाल्को पे खरीदारी की राय रखा है। लक्ष्य का है 620 रुपए का। कमोडिटी सेगमेंट, कमोडिटी आउटलुक्स की वजह से कंपनी बहुत ही मजबूत है, और सब्सिडरी नोवेलिस Q3 प्रॉफिट, लेकिन डिसरप्शंस की वजह से थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आया था। फिर देखते हैं मोतीलाल ओसवाल ने एंजल ब्रोकिंग पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य का है 1900 रुपए का। टॉप पिक है अगर 2022 में देखें तो। और अगर रेवेन्यू पैट भी कंपनी ने 18 to 20% का इंक्रीज किया है फॉर 23-24 के लिए। फिर देखते हैं बोफा सिक्योरिटीज ने टाटा स्टील पे खरीदारी की राय रखा है। लक्ष्य रखा है 1430 रुपए का।
FY22 से 24 की अर्निंग्स को 4 से 9% से इंक्रीज किया है और टारगेट को 3% से इंक्रीज किया है। टाटा अगर इंडियन स्टील सेक्टर में देखें तो बोफा की ओनली स्टील बाय है। फिर आखिरी में देखते हैं जेपी मॉर्गन ने बैंक ऑफ बड़ौदा पे ओवरवेट की राय दिया है। लक्ष्य का है 140 रुपए का। एसेट क्वालिटी बहुत ही नॉर्मलाइज हो रही है और कोर एनआईएम्स भी काफी स्टेबल है। बिल्कुल ख्याति, शुक्रिया ये सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। चलिए अब कमोडिटी मार्केट्स का आउटलुक जान लेते हैं। कमोडिटी मार्केट में आज कहाँ रखनी है नज़र, बताने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती अब जुड़ गई हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले तो कच्चे तेल की चाल ही हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो तेज़ उबाल था वो अब थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिख रहा है। ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट हैं जो कि यहाँ पर पड़ती हुई दिख रही हैं। घरेलू बाजार में क्रूड पर कैसा इम्पैक्ट देख रही हैं आप? जी, वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। देखा जाए तो इक्विटी से लेके कमोडिटी में जितने भी रिस्कियर एसेट हैं वहां पे पैसा थोड़ा सा यहाँ पे अब बाहर आउटफ्लो हो सकता है और यहाँ पे शुरुआत हुई है। हम लोगों ने नेचुरल गैस में एक फॉल आता हुआ देखा है और क्रूड ऑयल में भी एक अपसाइड से जो रैली है वो थोड़ी सी टायर्ड दिख रही है और मेरे ख्याल से बेस मेटल में भी अब थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड जो है वो देखा जा सकता है। क्रूड में मुझे लग रहा है कि सेल करके चलना चाहिए। यहाँ पे 6800 पे 6710 का यहाँ पे एक टारगेट लेके चलना चाहिए। दूसरा यहाँ पे है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर लगाएं 6840 का। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैल्यू बाइंग नहीं बन रही है क्रूड में और बहुत जल्दी हो सकता है यहाँ पे आने वाले टाइम में हम एक बार 6500 तक के प्राइसेस भी आता हुआ देखें और वहां पे फिर से वैल्यू बाइंग जो है वो इमर्ज होके आ सकती है। डॉलर इंडेक्स में एक थोड़ी सी बढ़त देखने को मिलेगी। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मुझे मानसी लग रहा है कि बुलियन काउंटर में एक बार फिर से सेफ हेवन बाइंग आ सकती है। एक कंसोलिडेशन मोड जो है यहाँ पे इक्विटी मार्केट में वो यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग को यहाँ पे एनकरेज कर रहा है और देखा जाए तो गोल्ड $1800 से ऊपर मेंटेन कर रही है। यहाँ पे कॉमिक्स के मार्केट में, यहाँ के मार्केट में 48,000 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। जब तक इसको नहीं तोड़ता है तब तक हम समझ सकते हैं कि अपसाइड जो लेवल है वो यहाँ पे मेंटेन रहेगा। तो 48,150 के करीब यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। 48,500 तक के जो टारगेट्स है वो इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 48,000 का लगा के चलना होगा। दूसरी चीज ये है मानसी कि हमें एक चीज ध्यान में रखना होगा गोल्ड में हम जब ट्रेड कर रहे हैं, अगर INR यहाँ पे 20-30 से फर्दर अप्रिशिएट होता है क्योंकि मीटिंग्स है अभी, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में गोल्ड भी यहाँ पे आ सकता है। तो INR के मूवमेंट को काफी अच्छे से वॉच करना होगा। और इसी के साथ अगर बुलियन मार्केट की बात करें वंदना, जिस तरह से गोल्ड सिल्वर में हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, क्या नजरिया होगा करंट लेवल्स को देखते हुए? क्या अभी खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं? मुझे मानसी दोनों ही जगह यहाँ पे खरीदारी लग रही है। एक तो बेस मेटल में उछाल है, उसका सपोर्ट यहाँ पे चांदी को मिल रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि गोल्ड में भी यहाँ पे उछाल है। तो मेरे ख्याल से चांदी में आज मार्केट जो ओपन होगी तो अपसाइड में अगर थोड़ा सा हम 2-3 दिन का यहाँ पे नजरिया लेके चले तो अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 62,200 से लेके 62,500 तक के प्राइसेस यहाँ पे इजिली आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे जो भी ओपनिंग प्राइस होगा वहाँ पे हम चांदी भी बाय कर सकते हैं और साथ में मुझे लग रहा है कि गोल्ड को भी बाय करके चल सकते हैं। 48,500 से लेके 48,800 शॉर्ट टर्म टारगेट जो है वो मेरा ये रहेगा गोल्ड को लेके। इन्फ्लेशन सभी भी बहुत बड़े कंसर्न्स हैं और जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन है यहाँ पे तब तक बहुत ज्यादा शार्प फॉल हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं गोल्ड में आता हुआ। वंदना जी, शुक्रिया आपने रिकमेंडेशन हमें कमोडिटी मार्केट्स पर बताने के लिए। तो क्लियरली कच्चे तेल की चाल को देखते हुए यहाँ पर सेल कॉल इनिशिएट करने की राय। वंदना का मानना है कि 6,840 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 6,710 का यहाँ पर आपको टारगेट लगाना होगा। घरेलू बाजार में सेल कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। वहीं गोल्ड में जिस तरह से हम देख रहे हैं सोने चांदी की चमक में बढ़त देखने को मिल रही है और घरेलू बाजार में भी बढ़त कायम है, जिसके चलते खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। 48,150 के लेवल्स पर अगर ये आपको मिल जाए खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पर 48,000 का स्टॉप लॉस मानकर चले। 48,500 का आपको यहाँ पर एक टारगेट देखने को मिलेगा। तो ऊपरी लेवल्स की पूरी उम्मीद सोने चांदी की चाल में, जिसके चलते खरीदारी। कच्चा तेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हल्की सी कमजोरी या कह सकते हैं जो उबाल आया था वहां से थोड़ा सा थमता हुआ दिख रहा है। ऑफकोर्स जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं घरेलू बाजार में, इसी के चलते सेल कॉल इनिशिएट करने की राय। लेकिन चलिए RBI की क्रेडिट पॉलिसी आज से हम देख रहे हैं। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी
कमेटी की बैठक शुरू होने जा रही है और बैठक से पहले ही हमने जानकारों का एक पोल कराया और जानने की कोशिश की कि क्रेडिट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। चलिए पोल आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ईटी नाउ स्वदेश का पोल, ब्याज दरों में कितनी कटौती की उम्मीद है? जब ये सवाल हमने जानकारों से पूछा, 100% जानकारों का कहना था कि कोई बदलाव नहीं होते हुए दिखेंगे। तो ब्याज दरों पर एक मत यहाँ पर जानकार होते हुए दिखे, 100% यहाँ पर यही बात आती हुई दिखी कि कोई बदलाव नहीं दिखेगा। इसके अलावा आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का रुख क्या रहेगा, इस पर तमाम जानकारों का यही कहना था कि अकोमोडेटिव रुख रहेगा। देखिए 100% एक्सपर्ट्स ने माना कि रुख जो है अकोमोडेटिव स्टांस यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या आरबीआई महंगाई लक्ष्य में बदलाव करेगा? जब ये सवाल जानकारों से पूछा गया, यहाँ पर मिली जुली राय देखने को मिली। 20% जानकारों का मानना था कि हाँ, आरबीआई महंगाई लक्ष्य में बदलाव करेगा। 60% जानकारों का कहना था नहीं, आरबीआई महंगाई लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं करेगा। और 20% जानकार जो थे वो कह रहे थे कि इस मामले पर हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। तो बटी हुई राय कह सकते हैं इस सवाल पर। लेकिन कौन सी ऐसी चीजें रही, फैक्टर्स कौन से रहे जिस पर आरबीआई का फोकस रहेगा? आर्थिक रिकवरी और महंगाई पर जो कमेंट्री आती हुई दिखेगी, खास तौर पर इस पर फोकस होना चाहिए क्योंकि बजट के बाद की पहली क्रेडिट पॉलिसी है और अब महंगाई के मोर्चे पर और साथ ही आर्थिक रिकवरी को लेकर क्या कुछ निकल कर आता है, ये जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी पर कमेंट्री क्या आती है? ऑफकोर्स इस पर भी नजर रहेगी क्योंकि डिजिटल एस्पेक्ट है, डिजिटल वर्चुअल करेंसी है जिस पर फोकस रहेगा। बजट में भी हमने इससे जुड़े खबर और ऐलान होते हुए दिखे। अब यहाँ पर क्रेडिट पॉलिसी के साथ क्या कुछ निकल कर आता है जानना होगा। बॉन्ड यील्ड में रिकॉर्ड बढ़त के असर पर एक नजर होगी और साथ ही क्रूड में उछाल, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो तेज उछाल देखने को मिला, आज थमता हुआ जरूर दिखा लेकिन ये उछाल जो है कितना कायम रहेगा। ब्रेंट क्रूड क्या $94 प्रति बैरल के पार जाता हुआ दिख सकता है? इस पर भी आरबीआई के कमेंट्स हमें जानने होंगे। तो चलिए, जानकारों का पोल आपने जाना और उनका मत क्या है क्रेडिट पॉलिसी को लेकर, ये हमने समझा। लेकिन इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें।